वक्त का तो काम होता है, बस आगे बढ़ते रहना और रेत की तरह सबके हाथों से फिसल जाना। कुछ ऐसा ही अब वानी के साथ भी हो रहा था, लेकिन ये वक्त उसके साथ चल तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा छलावा भी कर रहा था। जहां उसके दिल में अभी तक आर्यन के लिए इतनी सारी नफरत थी, अब कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सॉफ्ट सी जगह बन चुकी थी आर्यन के लिए, और ये बात उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही थी। वो लड़ते लड़ते मुस्कुरा देती थी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले आर्यन पर गुस्सा करने का, लेकिन उसे गुस्सा आ ही नहीं रहा था। थोड़ी बहुत उसकी दी हुई इंसल्ट भी वानी पता नहीं क्यों सह जाती थी, लेकिन उसे बुरा लगता था अपने लिए। और फिर खुद ही आर्यन आकर के उसके सामने कभी साइड में तो कभी चोरी से उससे माफ़ी भी मांग लिया करता था। दोनों के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। दिल ही दिल में दोनों के कुछ अलग ही फीलिंग्स थी, जो कि वो एक दूसरे से कभी भी नहीं बताने वाले थे, वरना दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट लूज जो हो जाती। स्कूल में आजकल कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ चुका था। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से 14th ऑफ द नवंबर का प्रेशर। जेसे इंटरनेशनल के सामने 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरे स्कूल के बच्चे जो कि स्टेट लेवल चैंपियन थे, स्पेशली फुटबॉल और कुछ और गेम्स में, वो जेसे इंटरनेशनल के सीनियर बॉयज़ को चैलेंज किए थे। पिछली बार जिस तरह से तुम लोगों को हराया था ना, इस बार भी हारने को रेडी रहना। ये गेम पूरे शहर में मशहूर होता था। वहाँ पर आए हुए सारे गेस्ट भी गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। इस बार किसी भी हालत में जैसे इंटरनेशनल के बच्चे हार नहीं मानते, इसकी वजह से सबके सब बहुत मेहनत कर रहे थे। सारे सीनियर बॉयज़ को इसी बात की टेंशन थी। बच्चे तो मज़े कर रहे थे ये सोच सोच करके कि गेम्स मिलेगा खेलने को, लेकिन सीनियर बच्चों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी हालत में अपने स्कूल को इंसल्टेड फील नहीं करवाना है। क्लास 11 के बच्चे आर्यन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रह रहे थे, क्योंकि जितना यहाँ पर सारे बच्चे मेहनत कर रहे थे प्रैक्टिस में, आर्यन उतना ही ज़्यादा आजकल गैप करता था। स्कूल ना आना, पूरी तरह सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना, ना कभी गेम की प्रैक्टिस करना और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखना। इवन वो घर पर भी ज़्यादा नहीं रहता था, और वानी को इन सारी चीज़ों को देख देख करके थोड़ा सा उस पर शक भी होता था और बुरा भी लगता था। और वो अपने आप की फीलिंग्स को बार बार कोसती रहती थी, क्योंकि उसे अभी भी वैभव और निखिल का कुछ भी अता पता नहीं मिल पाया था। उसका डिटेक्टिव दिमाग अभी भी आर्यन से उसे दूर रहने की हिदायत देता था, लेकिन वानी की जो फीलिंग्स थी वो उसको ऐसा करने नहीं देती थी। जब भी आर्यन किसी लड़की का नाम भी लेता, वानी अंदर से जल भुन जाया करती थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब फाइनली पार्टिसिपेशन के लिए सुजाता मैम, जो कि बच्चों से खुद पूछने आई थी, उनकी ओपिनियंस लेने आई थी कि कौन से बच्चों को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। जिन लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं भी था, उन्होंने भी अपने हाथ को उठा लिया था, क्योंकि किसी भी हालत में अगर सीनियर लड़कियां ही हार मान जाएंगी तो फिर छोटे बच्चों को वो किस तरह से मोटिवेशन देंगी कि वो ये सारे गेम्स को खेले, तभी तो जीतेंगे। और वानी एज अ फीमेल कैप्टन, उसे तो ना चाहते हुए भी मुंह बना करके पार्टिसिपेशन लेना ही पड़ता है। सुजाता मैम, जो कि कुछ ऐसे ही गेम्स के नाम लेती हैं, और तभी फाइनली एक ऐसा गेम आया था जिसमें दो दो के कपल्स की ज़रूरत थी, एक लड़का और एक लड़की। सारे लड़कों ने लड़कियों के नाम तो ले लिए थे, लेकिन फाइनली जब बारी आती है आर्यन की, तो वो थोड़ी देर चुप रह जाता है। सारी लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो बस मेरा नाम ले ले, लेकिन तभी आर्यन के मुंह से सिर्फ वानी वर्ड निकला था, जिससे वानी अभी खुश हुई थी कि, लेकिन तभी उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए आर्यन पूरी बातों को कंप्लीट करते हुए कहता है, एक्सेप्ट वानी, आप किसी को भी कंसिडर कर सकती हैं मेरे साथ के लिए। इसके साथ तो गेम नहीं खेलूंगा मैं। और ये बोलते हुए वानी को थोड़े गुस्से में घूर रहा था। वानी भी उसकी तरफ घूरते हुए अपनी नाक से घूरते हुए कहती है, हाँ वैसे भी मेरे साथ खेलने के लिए गट्स चाहिए, और वो तुम्हारे पास, हाँ पॉसिबल ही नहीं है। रहने दो मिस्टर फॉरेनर। अच्छे से आर्यन को समझ में आ रही थी उसके चेहरे की जेलसी, और उसके एक्सप्रेशन को देखकर आर्यन को न जाने कौन सा मजा मिलता था। वो हमेशा इसी तरह से उसे टीज करता रहता था। आज भी घर आने पर तुरंत ही आर्यन अपने कपड़े को चेंज करके जैसे ही गाड़ी की चाबी लेकर के बाहर निकलने वाला होता है, वानी भाग करके गार्डन के पास आते हुए उसे रोकते हुए कहती है, रुको, एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम कहाँ जाते हो और कुछ बताते भी नहीं हो? मुझे लगता है तुम्हारे मम्मा पापा से कंप्लेन करना पड़ेगा मुझे। आर्यन उसे देख कर हंसते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं अपने मम्मा पापा से डरता हूँ? करना है तो कर दो, आई डोंट गिव अ फकिंग केयर। वानी एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हाँ तुम गाली भी देते हो? छी, इट्स वेरी बैड मैनर। आर्यन उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहता है, तुम पागल हो, इसे गाली नहीं कहते, ये तो डेली वर्ड्स हैं। क्या छोड़ो, हटो यहाँ से वरना गाड़ी के नीचे फंस जाओगी, वैसे भी पतली सी हो। हटो। लेकिन वानी, जो कि गाड़ी के सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, एक तो मेरे पापा की गाड़ी जब मन चाहता उठा लेते हो, और ऊपर से मुझे बता भी नहीं रहे हो कि जा कहाँ रहे हो। ये कौन सा नया बिजनेस शुरू कर लिया?
कई कई दिन तो रात में भी वापस नहीं आते तुम। कहाँ जाते हो सच सच बताओ, वरना मैं जाने नहीं दूंगी, बोनट पर बैठ जाऊंगी। आर्यन को वैसे ही बहुत देर हो रही थी। और इस तरह वानी के परेशान करने पर वो बाहर उतरते हुए कहता है, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? नीचे उतरो, मुझे लेट हो रहा है। वानी जो कि अपनी चाय को नाम हिला करके आराम से आकर बोनट पर बैठते हुए कहती है, नहीं हटूंगी। क्या कर लोगे? पहले मुझे बताओ कि कहाँ जा रहे हो। आर्यन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों? मेरी बीवी हो, मेरी बहुत फिक्र कर रही हो। वानी ये सुनते ही चिढ़ते हुए कहती है, तुम हर बार ये क्यों बोलते हो, बीवी हो बीवी हो? क्या तुम्हें एडिक्शन है, ऑब्सेशन है तुम्हें बीवी शब्द से? तभी आर्यन जो फ्लो फ्लो में कहता है, बीवी का पता नहीं लेकिन तुमसे ऑब्सेशन है, मुझे अब हटो यहाँ से। वानी एकदम से शांत होते हुए कहती है, क्या मुझसे? आर्यन जो अपने सर पकड़ते हुए कहता है, वानी हटो, मुझे डील क्रैक करने मेरा मतलब है कि मुझे कुछ काम से जाना है तुम। लेकिन तभी वानी जो कि एकदम से उसी वर्ड को उठाते हुए कहती है, क्या डील क्रैक करने जाना है? कौन सी डील? ओए 11th क्लास के छोटू से नालायक से बच्चे, तुम खुद को क्या, एक मिनट, तुम पागल पागल तो नहीं हो? खुद को क्या समझते हो? कोई डील क्रैक करो तुम? डीलिंग करते हो? हाँ मुन्ना। आर्यन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम ना सच में पागल हो। लेकिन अभी हटो, बाद में आकर के ये सारी फालतू बकवास कर लेना। मैं आकर के तुम्हारे रूम में बैठ जाऊंगा, फिर जितना मजा है उतनी पकड़ पकड़ शुरू कर देना। फिलहाल हट जाओ, एक मिनट रुको। और वो खुद ही उसको अपनी गोद में उठा करके साइड में खड़ा करता है। मोहन जी और सुनीता जी ये देख करके हंसने लगे थे, क्योंकि वानी को उसने किसी गुड़िया की तरह उठा करके दूसरी तरफ कर दिया था। और वानी जो कि चिल्लाती रह जाती है, लेकिन आर्यन जो कि गाड़ी से अब बाहर की तरफ निकल चुका था। थोड़ी देर में वानी पूरी तरह से घर में अकेले हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मम्मा पापा को भी शादी के लिए शॉपिंग पर जाना था और वो मिशिका के साथ ही गए थे। भला मिशिका शॉपिंग के लिए कैसे पीछे रह सकती थी? जाने का मन तो वानी का भी था, लेकिन वो चाह कर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि अगर आर्यन वापस आता तो फिर गेट खोलने के लिए कौन रहता यहाँ पर? तो उसे एज अ गेट कीपर बना करके उसके मम्मी पापा चले गए थे, और साथ ही घर को पूरी तरह उसके जिम्मेदारी पर छोड़कर। इस वक्त एक अंधेरे से हॉल में, जहां बहुत ही डिम लाइट जल रही थी और सूरज की रोशनी तो दूर दूर यहाँ कहीं दिखाई तक नहीं दे रही थी, हर जगह सिर्फ अंधेरा था। यहीं पर इस वक्त लगभग 20 से 25 आदमी अपने सिर झुकाए हाथ आगे की तरफ बांधे खड़े थे, और बीच में एक शख्स जो कि बैठे हुए अपने हाथ को धीरे धीरे टेबल पर टैप कर रहा था, और फिर दूसरे हाथ से अपनी गन को लोड करते हुए वो उसी टेबल पर रख देता है, और बगल में खड़े एक शख्स से कहता है, अखिल, ड्यूटी पर कौन था उस वक्त? उन सबको आगे करो और बाकी सबको यहाँ से भेजो। अखिल जो डरते हुए जवाब देते हुए कहता है, मैं कैसे बताऊँ ड्यूटी पर कौन था? मैं तो खुद ही ड्यूटी पर नहीं था ना। ये सुनकर के वो शख्स गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, तो पूछो ना सबसे। जैसे ही उस शख्स ने इतने जोर से ये बात चिल्लाई थी, खुद ही वो सारे लोग आगे की तरफ आ गए थे, जो भी उस वक्त ड्यूटी पर थे निखिल और वैभव को संभालने के लिए। और बाकी सारे लोग जो कि बाहर की तरफ निकलने लगे थे, उसमें से एक शख्स जो कि बहुत ही डरे सहमे तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा था, और फिर वो पीछे वाले आदमी से कहता है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे ही रुक जाना चाहिए। उसके पीछे हर आदमी जो कहता है, जब तुम ड्यूटी पर नहीं थे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए चलो, देर मत करो, सर को देरी पसंद नहीं है। तभी वो शख्स जो कहता है, पर मैं ड्यूटी पर था, पर मुझे डर लगता है उनके सामने जाने से, वो मुझे मार देंगे ना। वो शख्स तुरंत ही ले जाकर के उस आदमी को इस वक्त बीच खड़े ओवरकोट पहने आदमी के ठीक पैरों की तरफ गिराते हुए कहता है, सर ये आपसे झूठ बोल रहा था, ये ड्यूटी पर था, और इसने बोला कि ये ड्यूटी पर नहीं और बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to escape, sir. अखिल ने तो अपनी बंदूक भी निकाली थी, लेकिन तभी वो शख्स रोकते हुए कहता है, स्टॉप इट, मारना हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। और फिर वो खुद ही अपने हाथ को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसके बाल को पकड़ करके उसे खड़ा करते हुए कहता है, डर लग रहा था। वो आदमी जो कि बहुत डरे सहमे तरीके से अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, सर गलती हो गई, मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा। बच जाऊंगा? तुम्हें पता है अगर वो शख्स, वो लड़का अगर चला गया ना मेरी प्रिंसेस के पास, तो उसे सब सच बता देगा। उसे ये भी बता देगा कि ये जो भी कुछ कर रहा हूं वो मैं हूं, और अगर उसे मेरी सच्चाई पता चली वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम लोग को ये मजाक लग रहा है? हाँ? और ये बोल करके जोर से
उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ करके उसके पैर पर शूट कर दिया था और चिल्लाते हुए कहता है, अब भागो, अगर जान की भीख मांगनी है तो भागो। पैर में गोली लगी थी, वो शख्स कैसे भाग सकता था, लेकिन फिर भी अब ऑर्डर मिलने पर वो अपने पैरों को घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। लेकिन तब तक उसके दूसरे पैर पर भी गोली लग गई थी। तभी वो ओवरकोट पहना शख्स, जो कि इस वक्त सबका लीडर लग रहा था, वो उस आदमी को तुरंत ही एडमिट करने का इशारा करवा देता है और सबको वार्निंग देते हुए कहता है, 12 घंटे हैं तुम सबके पास। अगर वो लड़का मेरे सामने मेरे कदमों पर नहीं हुआ ना, तुम सब के सब लाश बन जाओगे। यानी जो कि अपने छोटे से स्टडी स्टूल को ले जाकर के बेड पर रखे हुए कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगा रही थी और तभी उसे काफ़ी ज़ोर से अपने ठीक पीछे की तरफ कुछ आहट महसूस होती है, जिससे चिढ़ते हुए वानी परेशान होकर कहती है, क्या करूँ मैं इस लड़के का, हमेशा खिड़की से क्यों आता है, अभी तो मेरे घर पर कोई है भी नहीं। और ये बोलकर उसने जैसे ही अभी खिड़की खोली थी, एक शख्स जो कि अंदर की तरफ आकर के ऑलमोस्ट गिर गया था और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर कि वानी जो कि पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि आर्यन है और वो तुरंत ही उस चेहरे को अपनी तरफ मोड़ने वाली होती है। लेकिन जैसे ही उसने इस शख्स के चेहरे को देखा था, वह दूर खड़े वो घबरा करके दूर हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, हाँ, निखिल, तुम। यह निखिल था, बहुत ही बुरी हालत में, और वो धीरे धीरे खड़े होते हुए कहता है, तुम कैसे हो वानी। वानी ये सुनकर के अपने आप को देखते हुए कहती है, मैं तो ठीक हूँ। निखिल जो भागकर उसके पास आता है और उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम कैसे ठीक हो सकती हो, तुम उसके साथ रह रही हो फिर भी ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं किया उसने। वानी ये सुनकर के अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, मैंने क्या, मैं किसके साथ, कौन, क्या बोल रहे हो निखिल, पहले तुम ये बताओ तुम थे कहाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मा पापा कितना परेशान थे। निखिल जो कि एकदम से घबरा करके उसके पैरों को अपने हाथों से टच करते हुए कहता है, मुझे मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता वानी, मुझे प्लीज़ बचा लो। वानी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी उसके सामने ये सब क्या चल रहा है, और वो एकदम से अपने बालों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या मैं बचा लूँ, पर किससे, मुझे कुछ। निखिल जो अभी खड़े होते हुए उसे आगे कुछ कह पाता, लेकिन तभी बाहर से उसे बार बार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे वानी थोड़ा खुश होते हुए कहती है, लगता है आर्यन आ गया, वो तुम्हें संभाल लेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। जैसे ही वानी ये बोलकर कि भागती, तभी निखिल उसको रोकते हुए कहता है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम आर्यन को कुछ नहीं बताओगी, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता वानी। वानी तो अभी गेट तक जा चुकी थी, लेकिन जैसे उसने ये सुना तब एकदम से पीछे मुड़ करके निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या, मुझे क्या नहीं पता उसके बारे में, और तुम आर्यन नाम सुनकर कितना निखिल। लेकिन निखिल तो अब विंडो से फिर से छलांग मार करके दूसरी तरफ जाने को होता है। वानी कुछ समझ नहीं पाती, वानी कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर निखिल इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। और फिर वो जल्दी से भाग करके नीचे की तरफ आती है, क्योंकि बार बार आर्यन हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा था। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था और चिल्लाते हुए कहती है, मर जाते क्या, अगर थोड़ी देर खड़े रह जाते तो, पागलों की तरह हॉर्न बजाए जा रहे, पैं 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 पैं, कितना ज़रूरी बात था, पता नहीं कहाँ चला गया। आर्यन बाहर निकलते हुए कहता है, कौन कहाँ चला गया। वानी जो एकदम से बोल पड़ी थी, हाँ वो निखिल, हाँ नहीं नहीं नहीं, उसने मना किया से नहीं बताना। आर्यन अपने हाथ में इस वक्त फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ तो रहा था, लेकिन जैसे ही वानी की थोड़ी सी बात उसने सुनी थी, वो कंफर्मेशन लेते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। वानी एकदम से बात को पलटते हुए कहती है, कोई नहीं आया था। कौन आएगा, दरवाज़ा तो बंद था, कौन आएगा, कोई भी नहीं आता, चलो अंदर चलो। और ये बोलकर वो जैसे ही अभी अपने कमरे की तरफ जा पाती, आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुको, इतना क्या भाग रही हो, आराम से चलना, पानी भी नहीं पूछा मुझे, और देखो आ गया ना तुम्हारी वजह से सही टाइम पर, मुझे पता था रात होती तो तुम घबरा जाती। वानी जो कि आर्यन के हाथ को इस तरह अपनी कलाई पर बंधा हुआ देख कर कहती है, हाथ छोड़ोगे तब तो पानी लाऊंगे ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी बना कर लाती हूँ। और जैसे ही वानी इस वक्त आर्यन से थोड़ा दूर होने का बहाना ढूंढी थी, आर्यन भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, चलो तुम मेरे लिए पानी दो, मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर खुद अपने हाथ से पिलाता हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी टेस्टी कॉफ़ी बनाता हूँ। वानी जो आर्यन की बातों में हमेशा तो मदहोश हो जाया करती थी, और जब भी वो उसे थोड़ी भी स्पेशल ट्रीटमेंट देता था, लेकिन आज न जाने क्यों बार बार वानी को निखिल की चिंता सताए जा रही थी।
उसे जानना था कि आखिर निखिल कहाँ है और क्यों इस तरह से छुप कर बैठा हुआ है। क्या वाकई वो छुपा हुआ है या फिर उसे किसी ने ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है? और उसे बहुत सारे सवाल करने थे निखिल से। और यही सब सोचते सोचते वो अपने गिलास से इस वक्त तो पानी को ओवरफ्लो करवा रही थी। पानी नीचे गिरता जा रहा था लेकिन वानी ने अभी भी टैप को बंद नहीं किया था। जैसे खुद यारिन उसको पीछे से हक करते हुए कहता है, कहाँ गुम हो मैडम? वानी एकदम से चौंक करके पानी को जैसे उसकी तरफ की थी, पानी जो कि आकर के आर्यन के कपड़े पर गिर गया था और उसके अंदर का शर्ट जो कि भीग जाता है। अपने ओवरकोट को साइड में निकाल करके आर्यन जो कि अभी डोर पर लगाए हुए था, लेकिन तभी वानी जो कि तुरंत ही उसके शर्ट को अपने हाथों से वाइप करते हुए कहती है, मैं पानी तुम कमरे में जाओ, कमरे में जा करके चेंज कर लो। लेकिन आर्यन ने साइड में ग्लास को रख करके उसके सामने शर्ट खोलना शुरू कर दिया था और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है? इतना कुछ तो तुमने भी देखा। जब भी आर्यन उससे कभी भी थोड़ी भी फ्लर्टिंग वाली बातें करता था, वानी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती थी। लेकिन इस वक्त उसे शर्म नहीं बल्कि उसे डर लग रहा था, और बहुत ज़्यादा। और लेकिन अभी जैसे ही वो पूरी तरह से अपने शर्ट को निकाला था, पीछे इस वक्त फ्रिज था जो कि सिल्वर कलर में था और वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करता था। उसके सामने रिफ्लेक्शन साफ तरीके से देखी जा सकती थी। और इस वक्त आर्यन का चेहरा तो वानी की तरफ था लेकिन पीठ फ्रिज की तरफ, और फ्रिज से उसे ये रिफ्लेक्शन दिख जाती है उसके पीठ पर बने एक टैटू की, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शख्स कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, और वैसे भी इतनी छोटी उम्र में कौन टैटू बनवाता है। उसके मसल्स को देखकर तो वैसे ही वानी को हमेशा उस पर शक होता था कि ये उसके अपने एज का तो नहीं है। हो सकता हो कई बार क्लासेस में फेल होने की वजह से इसकी थोड़ी बहुत उम्र बढ़ गई होगी, वानी ऐसा ही अजम्प्ट कर ली थी। लेकिन तभी आर्यन जो कि उसको होश में लाते हुए उसके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिससे वानी न जाने क्यों कुछ ज़्यादा ही घबरा रही थी आज। हाँ, वो हमेशा इस तरह रिएक्ट करती थी मगर इतना ज़्यादा नहीं। आज उसके रिएक्शन में एक अलग सी घबराहट, एक अलग सा डर नज़र आ रहा था, और साथ ही वो आर्यन से इस वक्त दूर रहने की कोशिश कर रही थी। सामने ऐसे मत हुआ करो ना, मुझे अच्छा। तभी आर्यन उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम आज थोड़ा अजीब नहीं बिहेव कर रही हो, लाइक समथिंग वियर्ड। वानी जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाकर हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ अजीब। लेकिन अब आर्यन उसे पूरी तरह से स्लैब पर टिका चुका था और ऊपर लगे काउंटर्स पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है, परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है? वानी अपनी धूप भटकते हुए कहती है, नहीं मुझे कौन कुछ कहेगा, मुझे कोई कुछ नहीं। और वो पीछे की तरफ झुकते जा रही थी और तभी जाकर के उसका सिर जो कि हल्का सा काउंटर पर लग गया था। वानी अभी अपने सर को सहला पाती तभी आर्यन उसके सर के पीछे अपने हाथ को रख के धीरे धीरे रब करते हुए कहता है, खुद को चोट पहुंचाने में मजा आता है क्या? हाँ। आर्यन की बातों को सुनकर वानी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, क्या मतलब है, मैं कहाँ खुद को चोट? तभी आर्यन जो कि उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मुझसे दूर जाओगे इसका मतलब है कि तुम खुद को हर्ट करना चाहती हो। अगर सेफ रहना है तो मेरे साथ रहो, करीब रहो। दूर क्यों जा रही हो मुझसे? ऐसा तो है नहीं कि हम कभी करीब नहीं आए। वानी अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, हम कभी नहीं आए और तुम अभी भी दूर हो तो बेहतर होगा, घर पर कोई नहीं है। जैसे आर्यन ये सुना था, वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, हो, घर पर कोई नहीं है? वानी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, इसलिए दूर रहो, अच्छी बात नहीं होती। आर्यन हंसते हुए कहता है, यही तो सबसे अच्छी बात है, घर पर कोई है नहीं तो किसी बात का डर भी नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात वो वानी के कानों के पास बोला था क्योंकि वानी तो घूम गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, या यूं कह लें कि आर्यन की नज़रों को अवॉइड करने के लिए। न क्यों अब तक उसके देखे हुए सारे सीरीज़ की उसे याद आना शुरू हो गई थी, किस तरह से साइकोपैथ्स आकर के लड़कियों की ज़िंदगी में उन्हें मार देते हैं या फिर उनके साथ कुछ बहुत ही गलत कर देते हैं, या फिर कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो कि अब तक उसके घर में घुसपैठिया बन करके रह रहा था। वानी जो कि रह कर के आर्यन को ही देखे जा रही थी, कभी काउंटर के रिफ्लेक्शन से तो कभी फ्रिज के, तो कभी खुद ही पीछे मुड़ करके। आर्यन अभी को पहन करके किचन से बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस हुई थी। वानी का टॉप बिल्कुल वाइट कलर का था और उस पर लगे कुछ धूल के निशान जो बिल्कुल किसी हाथ को इंडिकेट कर रहे थे, जैसे किसी ने अपने पाम को उसके कंधे पर रखा हो।
और ये देख करके आर्यन तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके बालों को प्रॉपरली साइड करते हुए कहता है, कौन आया था घर पर? पानी समझ नहीं पाई थी कि अचानक से आर्यन का टोन इस तरह क्यों बदल गया है, और वो झटके से पीछे की तरफ मुड़ी थी, लेकिन तभी आर्यन, जो कि उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहता है, टेल मी, कौन आया था घर पर? आर्यन को इस तरह से अपने आप को दबाता देख कर के वानी थोड़ा परेशान भी हो रही थी और साथ ही उसको थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, जिससे वो आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथों को टिकाते हुए कहती है, आर्यन जोड़ दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन आर्यन, जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा जवाब चाहिए। घर पर कौन आया था वानी? वानी अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आर्यन तुरंत ही उसको छोड़ते हुए उसके रूम की तरफ निकल गया था। वानी समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे, जिससे वो भी आर्यन के पीछे पीछे भागना शुरू कर दी थी। और जैसे ही कमरे में उसे कुछ मिट्टी के स्पेशली फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, वो एकदम से पीछे मुड़कर के वानी की तरफ अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए अजीब साइको नज़रों से देख रहा था और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, सो यू वर लाइंग टू मी? और तुम्हें लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, है ना? वानी डरते अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, वो मेरे पैर से लग गया होगा, मैं सच। कि तभी आर्यन उसको फुटप्रिंट दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पैर है? तुम तो कभी बिना फुटवियर के रहती नहीं हो। मैं पूछ रहा हूँ, कौन आया था? या तो खुद बता दो, या अगर मैंने पता लगाया ना, तो उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा। वानी, जो अब समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसे निखिल के बारे में आर्यन को बता देना चाहिए, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर था आर्यन का, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इस तरह बिहेव कर क्यों रहा है, और क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि कौन आया था घर में। वैसे भी कुछ चोरी थोड़ी ना हुई है, और वानी भी तो बिल्कुल सेफ है। वानी उसे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, आर्यन प्लीज़ ऐसे मुझे डराओ मत, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे बात बात मत करो, तुम बहुत डरावने लग रहे हो ऐसे। आर्यन, जो उसको इस तरह से रोता हुआ देख करके एक गहरी सांस भरता है और फिर खुद से ही कहता है, आई हैव टू एक्ट नॉर्मल, बट हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो निखिल था तो। और ये बात वो खुद से ही बोल रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप को दोबारा से शांत करने की कोशिश करता है और वानी की तरफ देखते हुए कहता है, वानी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, दिस इज़ माई कंसर्न फॉर यू। कोई अगर घर पे आया तो मुझे बताओ, इस तरह फिर तुम मुझसे डरोगी तो मुझे बातें कैसे बताओगी? और अगर तुम्हारे लिए वो हार्मफुल हुआ तो? वानी, जो गुस्सा करते हुए कहती है, वो निखिल था आर्यन, वो बहुत डरा हुआ था, और वो मुझसे कह रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लो, निखिल को कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यन, आर्यन, तुम बहुत स्ट्रांग हो ना, तुम एक काम करो, तुम उसे प्लीज़ बचा लो, निखिल को कुछ नहीं होना चाहिए। निखिल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्यन, मैं निखिल को खो नहीं सकती, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा दिल हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था, मैं बार बार अपने आप को कोशिश करती थी कि मैं ना सोचूं उसके बारे में, पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आर्यन, जो उसकी बातों को सुन करके अपनी मुट्ठी कस के बंद तो कर लिया था, लेकिन अपने चेहरे पर बहुत ही लाइट से स्माइल रखे हुए कहता है, तुम्हारा दिल उसकी फिक्र करता है? आर्यन बोल रहा था मुस्कुराते हुए, लेकिन उसके अंदर जो ज्वालामुखी इस वक्त उठ रही थी, वानी को उसकी ज़रा भी खबर नहीं थी। वानी ने अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिला दिया था और जवाब में कहती है, हाँ, मुझे हर वक्त उसकी फिक्र होती थी। मैं चाहे कितना भी खुश रह लूँ, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा रहता था कि वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। ये सुनकर के आर्यन उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, निखिल अब सेफ रहेगा, डोंट वरी। अब तुमने मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे से आता है। और ये बोलकर वो तुरंत ही वानी के कमरे से बाहर निकल गया था और अपने कमरे में आते ही वो किसी को कॉल लगा करके तुरंत ही इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहता है, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे। शॉपिंग करने में मोहन जी और सुनीता जी को बहुत वक्त लग रहा था। निशिका तो उन लोग के साथ ही, लेकिन वानी घर पर अकेली थी। वो बार बार अपने पापा को कॉल कर रही थी, क्योंकि अभी भी उससे सब कुछ थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था और उसका दिल और उसकी गट फीलिंग कुछ अजीब ही उसको इशारा कर रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और ये बात वो अपने मम्मा पापा से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके मम्मा पापा दोनों ही उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। रात के अब 10:30 बज चुके थे। थक हार करके वानी अपने बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ पर
बहुत कम पॉसिबल हो सकता था, जैसे कि लाइट का चले जाना। अचानक ही जैसे ही लाइट गई थी, वानी थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई है? क्या करूं? मेरा फोन कहाँ गया? वानी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में उसका दम घुट जाएगा, और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन उसका फ़ोन उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। टेबल पर बार बार इधर उधर हाथ फेरने की वजह से कई चीज़ें नीचे की तरफ गिर गई थी, और वानी जो बहुत तेज़ तेज़ घबराना शुरू कर दी थी, जिससे उसका अपना ही लैंप और अपने कुछ रखे हुए बगल में टॉयज जो कि कांच के थे वो नीचे गिर करके टूट गए थे। और वानी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, आर्यन, आर्यन, आर्यन तुम हो यहाँ पर प्लीज़? मेरा फ़ोन नहीं दे, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा है। और जैसे ही अभी उसने अपने पहले कदम को नीचे की तरफ रखा था, एकदम से एक कांच जो कि जाकर के उसके ठीक पैरों के बीच चुभ गया था, और जिससे उसके मुंह से काफ़ी तेज चीख निकल जाती है। वो धड़ाम से दोबारा बेड पर ही गिर गई थी। तभी भागते भागते आर्यन अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए उसके रूम की तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? वानी जो तुरंत ही लाइट को देख करके तुरंत ही उसके हाथ से अपने फ़ोन को तुरंत ही उसके हाथ से उसके ही फ़ोन को छीनते हुए कहती है, लाइट, 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 मुझे लाइट चाहिए, मुझे अंधेरा नहीं पसंद है, लाइट चाहिए मुझे। आयरन अभी उसके सर पर धीरे धीरे सहलाई रहा था, लेकिन तभी लाइट आ गई थी। ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी। वानी जैसे ही लाइट को देखती है, वो एकदम से एक गहरी सांस भरती है और साथ ही अपनी आंसू को पोंछते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली थी, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने पैर को देखना शुरू करती है। तभी आर्यन की नज़र जैसे ही कांच पर पड़ी थी, वो तुरंत ही वानी के पैरों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, ओह नो, ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहा है। तुम तुम नंगे पैर क्यों घूम रही थी? वानी आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, "अह, दर्द हो रहा है, मैं वो मोबाइल ढूंढ रही थी तो शायद कुछ गिर गया होगा नीचे।" थोड़ी देर में अब आर्यन जो कि उसके पैरों को लेकर के नीचे की तरफ बैठा हुआ धीरे धीरे उसके कांचों को निकाल रहा था, और फिर फाइनली जैसे ही कांच निकलता है, ब्लीडिंग काफ़ी तेज़ होने लगी थी, जिससे वो धीरे धीरे अपने हाथों में कॉटन को लेकर के डेटॉल उसके चोट पर जैसे ही रखता, वानी ज़ोर से उसके बालों को खींचना शुरू कर देती। इतने रात के वक्त अगल बगल वालों को भी पता था कि इस वक्त वानी अपने घर पर अकेले है, और ये भी बात पता थी कि आर्यन नाम का कोई लड़का रहता है यहाँ पर एज अ पेइंग गेस्ट। और इस तरह वानी जो कि जैसे ही आर्यन उसे छूता, वो जोर से चिल्लाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे अपने ही कट को देख देख कर अपने ऊपर रहम आ रही थी। और फिर वो अपने आप को ही कोसते हुए कहती है, मुझे उठना ही नहीं चाहिए, आउच! वो जितना तेज से चिल्ला रही थी, आर्यन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम? चोट है, थोड़ा दर्द तो होगा ना, सह लो। वानी सुनते हुए कहती है, अच्छा तुम्हें जब लगेगी ना तब समझ में आएगा, नालायक कहेंगे। अब चलो, निकल गया क्या? हटो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। वानी जिस कमरे में थी, उस कमरे से बाहर आवाज़ बहुत ही क्लियरली जाती थी, और यहाँ आस-पास उसके बहुत सारे ऐसे स्कूल मेट्स रहते थे जो कि स्कूल में उसको बहुत अच्छे से जानते थे। ये तो किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर वानी के घर कौन पेइंग गेस्ट बन कर के रह रहा है, मगर इतना तो सबको पता चल चुका था कि यहाँ कोई तो है जो कि लड़का है और साथ ही वो स्कूल का स्टूडेंट है। वानी की आ रही इस तरह की आवाज़ों से वो लड़कियां जो कि इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थीं, और बालकनी से ये सारी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हुए वो हंसते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं, और साथ ही इस आवाज़ को वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल चुकी थी, और उसके साथ ही नीचे हैशटैग फीमेल कैप्टन का टैग भी लगा देती हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। यहाँ उसकी मरहम पट्टी होती है, और फाइनली आर्यन जैसे ही उठने वाला होता है, वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, थोड़ा देर मेरे साथ रहो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने बेड पर बैठाती, लेकिन तभी आर्यन खड़े होते हुए कहता है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तुम अगर परेशान हो तो सो क्यों नहीं जाती? यहाँ पर रहूँगा तो। वानी उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर रहोगे तो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मम्मी पापा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, बहुत घबराहट सी हो रही है, और तुमसे भी डर ही लग रहा है। अजीब लगते हो कभी कभी, ऐसे क्यों गुस्सा करने लगे थे शाम को, आरती वो भी मेरे ऊपर। वानी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आर्यन को करीब खींचना उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। आर्यन जो भी उसके ठीक सामने की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि वानी ने उसके कॉलर को पकड़ रखा था। तभी आर्यन खुद को समझाया जा रहा था, नो वे, बहुत छोटी है,
कंट्रोल करो आर्यन, कंट्रोल। लेकिन वानी जो कि उसको देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ रहा है? तुम्हें फिर से गुस्सा आ रहा है? आर्यन जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें मुझे क्या क्या आ रहा है? फिलहाल कॉलर छोड़ोगी तब तो बैठूंगा ना। आर्यन एक स्टूल ले आकर के उसके ठीक सामने बैठते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी भी किसी की वजह से हर्ट हो, और तुम मुझसे कोई बात छुपाया मत करो। वानी ये सुनते ही उसकी तरफ थोड़ा खिसकते हुए कहती है, तो उस हिसाब से तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें छुपाती हूँ, और डर लगता है अगर तुम्हें बता दिया तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। ये सुनकर आर्यन जो कि बहुत ही सीरियस वे में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी कोई दिल में बात हो तो बता दिया करो। वानी जो उसे एक और बार कंफर्मेशन लेते हुए पूछती है, क्या वाकई बता दूँ? तुम मुझे जज नहीं करोगे? आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम बता कर तो देखो। वानी बहुत ही धीरे और बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहती है, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पता नहीं क्यों डर लगता है जब सोचती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तुम्हारे बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। आर्यन उसके सर पर धीरे से सहलाते हुए कहता है, ये थी वो दिल की बात, और तुम्हें लग रहा था कि ये बताने के बाद मैं तुम्हें जज करूँगा? वानी जो कहती है, नहीं नहीं, इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं, थोड़ा ठर के दिमाग मेरा भी है। जैसे आर्यन ने सुना था वो इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाता, जिससे अभी वो अपनी आंखें सिकोड़ता था। वानी कहती है, रुको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ठर के वो होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। आर्यन जो हल्का सा उसकी तरफ बेंड होते हुए कहता है, तुम्हारे से कौन से इमोशंस हैं जो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं? वानी अपनी थूक गटकते हुए कहती है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? मैं सब कुछ बोल कर बताऊं? आर्यन अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहता है, अगर बताना है तो बोलना तो पड़ेगा, अब आंखों से थोड़ी ना समझ जाऊंगा तुम्हारे। दानी जो जैसे जैसे आर्यन उसके करीब आ रहा था, बिल्कुल उसी तरह वो भी आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम खुद से थोड़ा समझो ना, मुझे तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा। आर्यन जो थोड़ा और अभी उसके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वानी जो कि उसके नोज पॉइंट से अपने नोज पॉइंट को हल्का हल्का टच कराते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हें वो मुझे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आगे की बातों को कैसे कंटिन्यू करे, क्योंकि उसकी आंखें भी अब धीरे से बंद हो गई थी, जैसे उसका बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करे उन सारी चीज़ों को देख करके। इसी वजह से वो अपने आप के हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर पाए, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन तभी आर्यन जो कि उसका साथ देते हुए अपने चेहरे को थोड़ा और उसके करीब लाता है, जिससे अब एक दूसरे के होठ उन दोनों के बहुत करीब आ चुके थे। और तभी आर्यन जो उसके होठ पर नहीं बल्कि उसके गाल पर धीरे धीरे अपने होठों को रब करते उसके कान के पास आकर पहुंचते हुए कहता है, मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है कंट्रोल करना इतना आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ दिन की बात है, थोड़ा और सब्र कर लो, उसके बाद सारी फैंटेसी पूरी करूंगा तुम्हारी। वानी जो अपनी सांसों पर अपने अंकुश को रखना तो चाह रही थी, लेकिन उससे ये हो नहीं पा रहा था, और वो बहुत तेज़ तेज़ सांसें भरना शुरू कर देती है। तभी आर्यन उसके गालों पर हल्का सा टैप करते हुए कहता है, ये आंखें खोलो। वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे सो जाना चाहिए, पागल हो गई हूँ मैं। और ये बोलकर वो अपनी करवट को दूसरी तरफ बदलते हुए लेट गई थी, और साथ ही अपनी आंखों को भी बंद कर ली थी। आर्यन उसे धीरे से ब्लैंकेट उठा देता है, और वहीं तब तक उसके साथ रहता है जब तक उसकी नींद पूरी तरह से अब उसकी आंखों में नहीं आ गई थी, और साथ ही अब जब तक उसके घर वाले लौट कर आते सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। आर्यन ने सारे कांच को खुद ही अपने हाथों से उठा करके ट्रैश कैन में फेंक दिया था।